एरोमेटिक अम्लों की प्रबलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति में क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन दानी समूह जैसे कि CH3 समूह, OH समूह, OCH3 समूह, NH2 समूह, ये सब क्या करते हैं, बेंजोइक अम्ल की तुलना में अम्लीय प्रबलता को घटा देते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये H अपने आप इजीली रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो बेंजोइक अम्ल, पैराटोलोइक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसमें अम्लीय सामर्थ्य इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी और कम होगी, और इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये वाला जो समूह है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बढ़ाता है, ये इससे थोड़ी सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसलिए सबसे कम अम्ल है। अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम, ये सबसे कम अम्लीय है और ये सबसे ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं जुड़ा हुआ है। CH3 समूह और OH समूह में से OH समूह का जो pK आता है वो 4.58 आता है और इसका pK 4.38 आता है, जबकि इसका pK 4.20 आता है। तो जैसे जैसे pK का मान घटता है अम्लीय सामर्थ्य का मान जो है वो बढ़ जाता है, या हम बोल सकते हैं Ka का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका pK सबसे कम है तो इसका मतलब K इसका सबसे ज्यादा होगा, तो सब सर्वाधिक अम्लीय ये होगा, उससे कम अम्लीय और सबसे कम अम्लीय ये होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का ये घटता हुआ क्रम है, किसकी वजह से, CH3 और OH समूह की उपस्थिति के कारण। अब इलेक्ट्रॉन दानी प्रतिस्थापी का अम्ल दुर्बलीकरण प्रभाव जो है मेटा स्थान की अपेक्षा पैरा स्थान पर अधिक होता है। आपने अभी उधर वाले जो ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें आपने दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह थे वो पैरा स्थिति पर जुड़े हुए थे। अब यदि मेटा और पैरा स्थिति की बात की जाए तो मेटा स्थिति पर देखो, मेटा स्थान की अपेक्षा पैरा स्थान पर ये अधिक होता है। अब पैरा स्थान पर अधिक होता है तो पैरा वाला जो है वो सबसे कम अम्लीय होगा, मेटा वाला थोड़ा अधिक अम्लीय होगा, और बिना इलेक्ट्रॉन दानी प्रतिस्थापी वाला सर्वाधिक अम्लीय होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम है कि ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, और ये सर्वाधिक अम्लीय होगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति। अब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे ये NO2 समूह, SO3H समूह, ये क्या करते हैं, बेंजोइक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। बढ़ा क्यों देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगते हैं। तो बेंजीन की जो कार्बन चेन है इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो जल्दी से प्रतिस्थापित होता है। तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो अम्लीय होगा वो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इससे कम इलेक्ट्रॉन आकर्षण की क्षमता हैलोजनों में होती है। तो पैरा क्लोरोबेंजोइक अम्ल जो है वो इससे थोड़ा सा कम अम्लीय होगा, और ऐसा समूह जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं है वो सर्वाधिक कम, सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य को रखने वाला होगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की अम्ल प्रबलीकरण जो है वो मेटा स्थान की अपेक्षा पैरा स्थान पर अधिक होता है। तो पैरा स्थान पर अधिक होता है तो पैरा वाला जो है वो सर्वाधिक अम्लीय होगा, जबकि मेटा वाला जो है वो कम अम्लीय होगा। और ऐसा समूह जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे बेंजोइक अम्ल जो है, साधारण बेंजोइक अम्ल सबसे कम अम्लीय होगा, पैरा पे सबसे ज्यादा, मेटा पे कम। ऑर्थो प्रभाव देखते हैं यहाँ पर। तो ऑर्थो प्रतिस्थापित जो बेंजोइक अम्ल होते हैं प्राय अपने सभी समावयवियों की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं, यानी कि ऑर्थो वाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रबल माने जाते हैं। चाहे प्रतिस्थापी की प्रकृति इलेक्ट्रॉन दानी हो या इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, ऑर्थो समावयवी का यह असामान्य व्यवहार जो है संभवतः त्रिविम तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही कारणों की वजह से होता है तथा ऑर्थो प्रभाव कहलाता है। अब ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई भी जुड़ा हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रॉन दानी समूह हो या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो, कोई सा भी समूह हो, वो हमेशा अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाने का ही काम करेगा। तो ऑर्थो, उसके बाद बेंजोइक अम्ल, और फिर मेटा वाला, और सबसे कम जो है वो पैरा वाला। तो आप इन तीनों के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इन तीनों से सबसे ज्यादा जो प्रबल अम्ल होगा वो कौन सा होगा, ऑर्थो वाला, चाहे इलेक्ट्रॉन दानी समूह जुड़ा हुआ हो चाहे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा हुआ हो। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति, तो बेंजोइक अम्ल से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, मेटा नाइट्रो, क्योंकि मेटा नाइट्रो की अपेक्षा पैरा नाइट्रो जो है वो ज्यादा अम्लीय होता है। इन सबसे भी ज्यादा जो है वो ऑर्थो बेंजोइक अम्ल होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो। ऑर्थो वाली जो पोजीशन होती है वो अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करती है। यद्यपि OH समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन निर्गत करने वाला समूह होता है, फिर भी मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जो है बेंजोइक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। बेंजोइक अम्ल के सापेक्ष हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्लों की सापेक्ष प्रबलता का जो क्रम है वो किस प्रकार से है, देख लीजिए। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल सर्वाधिक यहाँ पर अम्लीय पाया जाता है, जबकि मेटा वाला कम
सामान्य बेंजोइक अम्ल से भी कम अम्लीय सामर्थ्य वाला होता है पैरा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन निर्गत करने वाला समूह होता है और बिल्कुल कम प्रभावी होता है। इसकी वजह से सबसे कम प्रभावी जो होता है वो पैरा, उससे ज्यादा अम्लीय जो है बेंजोइक अम्ल, उससे ज्यादा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और सर्वाधिक अम्लीय जो है वो ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। कुछ अन्य अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम है आप देख सकते हैं। हाइड्रोक्सी से ज्यादा प्रबल जो होता है वो OCH3 ग्रुप होता है। OCH3 से ज्यादा CH3 ग्रुप का अम्लीय सामर्थ्य होता है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाने का काम करता है। उसके अलावा ये तो सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन दाता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या आप बोल सकते हैं कि -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह होते हैं। जबकि ये वाले जो है वो +I प्रभाव दर्शाने वाले जो समूह है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों में भी क्लोरीन जो होता है वो कम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है नाइट्रो की अपेक्षा। तो नाइट्रो वाले सर्वाधिक अम्लीय और हाइड्रोक्सी वाले सबसे कम अम्लीय पाए जाते हैं। OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, यानी कि अब जो RCOOH की आप अभिक्रियाएं देखेंगे उसमें से इस हाइड्रोजन का यहाँ से विलोपन होगा। अगर इसकी अभिक्रिया जो है क्षारों के साथ में करवा दी जाएगी तो ये क्या है, अम्ल है, ये क्षार है, तो दोनों मिलकर के लवण और जल का निर्माण करेंगे। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेटों के साथ में, अब धातु कार्बोनेट के साथ में या धातु बाइकार्बोनेट के साथ में जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और लवणों का निर्माण यहाँ से आपको करके देगा। लवण का निर्माण करेगा तथा दुर्बल अम्ल दे देगा, किसके साथ में, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों के साथ में। और CH3O Na के साथ में तो ये CH3OH को यहाँ से हटा देगा और Na जो है वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। प्रबल अम्ल की उपस्थिति में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट अगर इस तरीके से अभिक्रिया करवाएं, CH3COOH की अभिक्रिया अगर H2CO3 के साथ ही दुर्बल अम्ल के साथ में करवाई जाएगी तो H2O और CO2 का यहाँ से निर्गमन हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में होने वाली अभिक्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी है। कार्बन का जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को जोड़ करके एक योगोत्पाद देगा, जिसका बाद में आप जल अपघटन करवा करके इसको वापस से एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। एल्केन में परिवर्तन के बाद में जो आपको RMgX है वो इस रूप में RCOOMgBr के रूप में वापस प्राप्त हो जाएगा। धातुओं के साथ में यदि अभिक्रिया करते हैं तो धन विद्युतीय जो धातुएं हैं जैसे जिंक, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आदि के साथ में अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के समजात हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं। कि जितने भी समजात हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से मुक्त कर देंगे और जिंक या Na जो है, जो भी धातु है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर आकर के जुड़ जाएगी। एल्किल लिथियम के साथ अभिक्रिया, एल्किल लिथियम के साथ में यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो यही R जो है वो इसके R के साथ, ये H जो है वो R के साथ में निकल करके एल्केन का निर्माण करेगा तथा RCOOLi अलग प्राप्त हो जाएगा। अब RCOOLi दोबारा अगर RLi के साथ में एल्किल लिथियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो आपको 2 एल्किल ग्रुप वाला COLi का होल ट्वाइस मिलेगा और बाद में इसका अपघटन करवाने पर, अम्लीय माध्यम में अपघटन करवाने पर यह कीटोन आपको देता है यहाँ से टूट करके, लिथियम अलग हो जाएगी। OH समूह के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, पहली होती है एस्टरीकरण की अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार से एस्टर का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि H2 और यहाँ का O जो है वो बाहर निकल जाता है और H2O के निकलने की वजह से यहाँ पर ये एस्टर बन जाता है। एस्टरीकरण के प्रति अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का यदि क्रम देखें तो मीथेनॉल सर्वाधिक क्रियाशील होता है, जबकि ट्राइमिथाइल जो मीथेनॉल मतलब ये 3 CH3 समूह वाला जो अल्कोहल है वो सर्वाधिक या सबसे कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि CH3 समूह वहां पर उपस्थित है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रियाशीलता का मान जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला जुड़ा हुआ है जबकि इस COOH के साथ में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस COOH समूह के साथ में दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और COOH ग्रुप के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। तो मिथाइल ग्रुप जुड़ने पर इसकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है, जैसे ऊपर हुई थी वैसे ही नीचे हो जाएगी। तो वे एरोमेटिक अम्ल जिनके ऑर्थो स्थान पर कोई प्रतिस्थापी नहीं होता है सरलता से एस्टरीकृत हो जाते हैं अगर एरोमेटिक की बात करें तो परंतु ऑर्थो स्थान पर प्रतिस्थापी की उपस्थिति जो है वो एस्टरीकरण की दर को घटा देती है। ऑर्थो पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा और ये क्या करेगा, ऑर्थो स्थान पर
प्रतिस्थापी अगर उपस्थित है तो स्थिरीकरण की दर कम हो जाएगी, यानी कि यह प्रतिस्थापी की त्रिविम बाधकता के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ऑर्थो स्थान पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो वो OH के ऊपर त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का पहले तो आप करवाएंगे प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण कैसे होगा? H2SO4 जो है H+ निकाल करके बाइसल्फेट आयन में परिवर्तित होगा। यहाँ से ये जो H+ है वो यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास में आकर के इसको प्रोटोनीकृत कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ करके। बाद में प्रोटोनीकृत अम्ल पर नाभिक स्नेही आएगा और उसका आक्रमण होकर के इस तरह की एक मध्यवर्ती स्टेज बनेगी, जो कि बाद में शिफ्टिंग, बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा करके ये हाइड्रोजन जो है वो H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसकी जो शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग करवा करके ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इस प्रकार से H2O का रिलीज यहाँ से हो जाएगा। और ये वाला जो OH बंध है, ये वाला बंध जो लोन पेयर है वो भी इस तरफ आकर के डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अस्थायी हो जाएगा और H+ के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ से इसका विप्रोटोनीकरण करवा करके आप एल्किल समूह को जोड़ देंगे और एस्टर का निर्माण कर देंगे। तो हेलोजनों के साथ में प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है? हेलोजनों के साथ में जैसे PCl5 की उपस्थिति में आप करवाएंगे तो POCl3 बाहर निकल जाएगा और RCOCl कार्बोनिल क्लोराइड का यहाँ से निर्माण होगा। SOCl2 के साथ में, अब SOCl2 आ गया तो आप समझ जाएंगे कि डार्जन अभिक्रिया हो रही है। डार्जन अभिक्रिया में SO2 गैस बाहर निकलती है तथा कार्बोनिल कार्बन का कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। SO2Cl2 के साथ में भी कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, परंतु यहाँ से SO3 गैस निकलती है बेटा। डार्जन प्रक्रम में SO2 और दूसरी वाली में SO3 गैस निकलती है। ताप का प्रभाव देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में को निर्जली कारकों जैसे P2O5 की उपस्थिति में गर्म कराने पर संगत एनहाइड्राइड मिलती है, यानी कि इसके अंदर से H2 बाहर निकल जाता है और इसका एनहाइड्राइड बन जाता है। यानी कि ये प्रक्रिया जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि मान लीजिए आपने मिथेनोइक एसिड लिया, एक मिथेनोइक एसिड जो है दूसरे मिथेनोइक एसिड के साथ में अम्लों की P2O5 की उपस्थिति में जो है अपने अंदर से क्या कर देते हैं, H2O का विलोपन कर देते हैं। H2O का विलोपन करने के बाद में जो कुछ भी बचता है आप उसको ऐसा का ऐसा ही यदि लिख देते हैं तो ये जो आपको प्राप्त हुआ है H2O निकलने के बाद में ये उस अम्ल का, मिथेनोइक अम्ल था, मिथेनोइक अम्ल का एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड आपको प्राप्त हो जाएगा। एनहाइड्राइड का मतलब ही है एन मतलब नहीं रहा हाइड्राइड H2O, यानी कि जब भी किसी अम्ल में से H2O का विलोपन होता है तो वो उस अम्ल का एनहाइड्राइड बन जाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड में से H2O निकाल देंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल में से निकाल देंगे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अम्ल हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया, अम्ल हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया करके ये अम्ल एनहाइड्राइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई, यहाँ से HCl निकल जाएगा तो ये जो बन गया ये इसका एनहाइड्राइड ही तो बन गया। अम्ल के स्थान पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का उपयोग उत्तम होता है, यानी कि आप सोडियम का इस्तेमाल कर लो इसकी जगह पर। अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, अब अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करने पर ये अमोनियम एल्केनॉइड में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो अमोनियम एल्केनॉइड में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में इनको 150 से 200 डिग्री सेल्सियस में जब आप गर्म करते हो तो आपको इस तरीके से CONH2 प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो एमाइड है P2O5 की उपस्थिति में H2O का यहाँ से विलोपन कर देते हैं, इसको साइनाइड में परिवर्तित या नाइट्राइल में परिवर्तित कर देते हैं। तो बनने वाला जो अमाइड है वो भी बाद में P2O5 की उपस्थिति में साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे COOH के कारण अभिक्रियाओं की। अब COOH ग्रुप जो है इसकी वजह से जो भी अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलेट आयन के जो अनुनायित है उसको स्थायित्व के कारण COOH समूह में C+O समूह जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर इधर और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर दे देता है और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर नेगेटिव चार्ज के रूप में उपस्थित हो जाता है। अब अतः COO समूह जो होता है वो HCN Na सोडियम बाइसल्फाइड आदि का योग जो है वो नहीं कर पाता है और न ही COO जो समूह है उसके ऑक्सीजन परमाणु का प्रतिस्थापन NH2OH या NH2NH2 आदि के द्वारा होता है। यद्यपि इस समूह की उपस्थिति के कारण इसे अपचयित किया जा सकता है, यानी कि ये जो समूह उपस्थित है ना इसकी वजह से ये इन सभी का तो योग नहीं होगा, परंतु इस समूह के ऑक्सीजन जो परमाणु है इसका प्रतिस्थापन इनके द्वारा हो जाएगा। यद्यपि इस समूह की उपस्थिति
उपस्थिति के कारण इसे अपचयित किया जा सकता है। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम करवाएंगे आंशिक अपघटन। अपघटन में क्या होता है बच्चों कि ये जो बॉन्ड होता है ये इस तरीके से टूट जाता है, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाते हैं, ये तो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और बनता है क्या? अल्कोहल। और वो भी कैसा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये किसकी उपस्थिति में होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या फिर सोडियम या C2H5OH की उपस्थिति में होता है। इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और उत्प्रेरक की उपस्थिति है तो उत्प्रेरक ही हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। पूर्ण अपचयन की अगर बात करें तो पूर्ण अपचयन में क्या होता है? अल्कोहल नहीं बनता है, वो भी बीच में से टूट जाता है। अल्कोहल वाला जो OH है वो भी बीच में से टूट जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस अभिक्रिया में पूर्ण जल अपघटन जब होता है ना बेटा, तो ये भी यहाँ से टूट जाता है और ये भी यहाँ से टूट जाता है। हाइड्रोजन एक इसको मिल जाता है, एक इसको मिल जाता है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है जैसे कि ये। और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो एल्केन का H2O का निर्माण यहाँ पर होता है और आयोडीन की उपस्थिति में या HI की उपस्थिति में आपने करवाया तो आयोडीन के रूप में भी आयोडीन बाहर हो जाती है I2 के रूप में। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI की लाल फास्फोरस तथा HI की उपस्थिति में गर्म करने पर 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऐसा एल्केन आपको प्राप्त होता है। सी डबल समूह के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो पहला तो होता है विकार्बोक्सिलीकरण यानी कि CO2 निकल जाएगा। CO2 कब निकलेगा? सोडा लाइम NaOH तथा CO की उपस्थिति में आप इसको गर्म करवा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक कार्बन कम वाला आपको एल्केन प्राप्त होगा। किसी भी कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन कार्बन परमाणु कम वाला एल्केन प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि यह मानी जाती है। अच्छा, और इसमें जो है कार्बन आयन जो है वो मध्यवर्ती का काम करता है। कॉल्वे विद्युत अपघटन। कॉल्वे विद्युत अपघटन में क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम लवण लिए जाते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण को लेकर के जल में घोलकर उसका विद्युत अपघटन करवा देते हैं। अब विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर तो एल्केन प्राप्त होती है और यह अभिक्रिया कॉल्वे विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे कि आप देख लीजिए, पोटेशियम लवण लिया है आपने, H2O में घोल दिया है और विद्युत अपघटन करवाकर एनोड पर तो आपको एल्केन प्राप्त हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और कैथोड पर KOH जो है वो हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन और KOH जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन तो जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, कैथोड आपको वहां प्राप्त हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पोटेशियम लवण है वो पोटेशियम आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में टूट जाएगा। यह कार्बोक्सिलेट आयन कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको CO- यानी कि इसका ऑक्सीकरण करवा देगा। बाद में CO2 जो फ्री रेडिकल है ये मिथाइल फ्री रेडिकल में परिवर्तित हो जाएगा, एल्किल फ्री रेडिकल में परिवर्तित हो जाएगा अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करके और एल्किल फ्री रेडिकल दूसरे एल्किल फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के एल्केन चेन का निर्माण कर लेंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में यदि कार्बन परमाणु की संख्या n है तो प्राप्त एल्केन जो है वो 2 × n-1 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो CH3COO के आप अगर यदि लेते हैं तो 2 CH3 समूह आपस में जुड़ जाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और सीधी मात्रा में देखा जाए तो KOH यहाँ से अलग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका विद्युत अपघटन करवाने पर अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। श्मिट कॉल्वे विद्युत अपघटन कहलाता है। एक होती है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके ये प्राथमिक अमीन का निर्माण कर देते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल जो है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवाने पर क्या काम करते हैं? 1 डिग्री अमाइन का निर्माण करते हैं। यहाँ से N2 गैस तथा CO2 गैस दोनों ही निकल जाती है। हुंस-डीगर अभिक्रिया। हुंस-डीगर अभिक्रिया में क्या होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनके पहले तो क्या बनाते हैं आप? सिल्वर लवण बना लेते हो। सिल्वर लवण जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण आपको करके देते हैं तथा साइड प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। अम्ल लवणों का शुष्क आसवन करवाने पर, अब शुष्क आसवन यदि आप करवाते हो तो कैल्शियम फॉर्मेट लेते हो। कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल के फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है और कैल्शियम लवण जो है अम्ल का अगर कैल्शियम लवण लेते हैं, ये तो हाइड्रोजन वाला था, अगर ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर कोई उपस्थित है तो भी यहाँ से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगी, परंतु अब की बार यहाँ पर क्या बनेगी? कीटोन बन जाएगी। अगर HCOONA या सोडियम लवण जो आप ये है इसको यदि आप लेकर के गर्म करवाते हो तो आपको इस तरीके से जो ऑक्सैलिक अम्ल का सोडियम व्युत्पन्न आपको प्राप्त होता है ना, तो सोडियम ऑक्सैलेट आप इसको बोल सकते हो। डाईएजोमेथेन के साथ में अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि डाईएजोमेथेन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से N2 जो है वो तो बाहर निकल जाती है, ये वाला हाइड्रोजन लेकर के ये इसको इस तरीके से मिथाइल एस्टर में परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि डाईएजोमेथेन में ये मीथेन एक ही कार्बन वाला होता है और ये एक कार्बन वाला जो है इधर से हाइड्रोजन लेकर के इसके साथ में जुड़ जाता है, तो हमेशा मिथाइल एस्टर ही आपको प्राप्त होगा, चाहे इधर ग्रुप कौन सा भी जुड़ा हुआ हो।
मैंगनस ऑक्साइड के साथ में यदि आप दो कार्बोक्सिलिक अम्लों को जोड़ करके, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आप लेते हो तो 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये कीटोन में H2O में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्किल समूह के कारण कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया होती है, जिसको आप HVZ अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है क्लोरीन के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HNU यानी कि दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है HCl यहाँ से अलग हो जाती है और ये मोनोक्लोरो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मोनोक्लोरो अम्ल में इस प्रकार से परिवर्तित होता है, जो कि लाल फास्फोरस तथा क्लोरीन की उपस्थिति में दोबारा से डाइक्लोरो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि COOH के पास वाला जो हाइड्रोजन है वो एक H जो है वो एक Cl लेकर के निष्कासित हो जाता है तथा दूसरा Cl यहाँ आकर के जुड़ जाता है। यहाँ पर एक H और आपको नजर आ रहा है, दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाने पर ये वाला हाइड्रोजन भी एक Cl के साथ में HCl के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर अल्फा डाइक्लोरो अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रतिस्थापन देते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्लोरीन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अतः HVZ अभिक्रिया में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा हैलोजनीकरण हो जाता है। अल्फा हैलोजनीकरण कहाँ होगा? इस कार्बन पर, जो अल्फा कार्बन होता है उस कार्बन पर यहाँ से अल्फा हैलोजनीकरण होता है। एक हाइड्रोजन तो एक हैलोजन लेकर के बाहर निकल जाता है और दूसरा हैलोजन यहाँ पर आकर इस प्रकार से अल्फा हैलोजन जो है, अल्फा हैलोजन यौगिक जो है वो प्रदान करता है। ऑक्सीकरण करवा देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो तनु H2O2 यानी कि 3% H2O2 के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण करवा करके इसको पैरा हाइड्रोक्सी अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। पैरा नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल में परिवर्तित करते हैं। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, बीटा जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन जो है वो H2O2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्सी में परिवर्तित हो जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। जबकि सिलेनियम ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर ये अल्फा कीटो अम्ल देता है। ये वाला जो अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन को ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं और ये अल्फा कीटो अम्ल प्रदान करते हैं। एरिल समूह के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो इस प्रकार की अभिक्रिया में एरोमेटिक अम्ल जैसे बेंजोइक अम्ल द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो मेटा निर्देशी समूह होता है, अर्थात मेटा स्थिति पर यदि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थोपेरा स्थितियों की तुलना में अधिक हो जाता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो टोटल मिला के मेटा स्थिति जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उपरोक्त प्रभाव जो है इसको हम निम्न अनुवादी संरचनाओं द्वारा देखते हैं। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ऑक्सीजन है ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बना लेता है तथा पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्रकार की निम्न अनुनादी संरचनाओं द्वारा पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो आने वाला जो नाभिक स्नेही वो कहाँ जुड़ेगा? वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। तो अब करवाते हैं हम क्या? नाइट्रीकरण करवाते हैं। तो सांद्र HNO3 के द्वारा बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण यदि आप करवाते हो तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होते हैं कुछ इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या तो अब मेटा पोजीशन पर ही बची है। और नाइट्रो ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है धन विद्युती जो इस जगह है वो वहां पर आकर के क्यों ही जुड़ेगा? इसीलिए नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहाँ जुड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा, न कि ऑर्थो और पैरा पर। ऐसे ही सल्फोनीकरण करवाने पर भी जो SO3H है, H2SO सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवाने पर बेंजोइक अम्ल की मेटा स्थिति पर आकर के ही जुड़ता है। हैलोजनीकरण भी आप करवाएंगे तो हैलोजनीकरण FeCl3 की उपस्थिति में अगर Cl2 के साथ में अगर आप हैलोजनीकरण करवाएंगे तो क्लोरीन जो है वो भी कहाँ जो आकर के जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर ही आकर के जुड़ेगा और मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल का निर्माण करके देगा। अब बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। फॉर्मिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है, मतलब इसमें केवल एक ही कार्बन पाया जाता है, वो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन होता है। और पाया कहाँ जाता है? ये लाल चींटियों में पाया जाता है, इसीलिए इसका सामान्य नाम क्या है बेटा? फॉर्मिक अम्ल है। लाल चींटियों में, मधुमक्खी, बर, बिच्छू आदि के डंकों में पाया जाता है। जो आपको इनके काटने पर जो जलन उत्पन्न होती है ना, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से ही होती है, जिसकी संरचना जो है HC+OH होती है। COOH तथा CHO दोनों ही समूहों की उपस्थिति के कारण यह श्रेणी के अन्य सदस्यों से गुणधर्मों में थोड़ी सी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं? पहले हम बात करेंगे फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की विधियां कौन कौन सी है। प्रयोगशाला विधि में फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ये एक चित्र आप देख रहे हैं,
चित्र में क्या करेंगे आप, उष्मक बालू उष्मक लेंगे, एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे जिसमें थर्मामीटर लगा करके इसको सेट कर लिया जाएगा, तथा जल संघनित्र लेकर और एक ग्राही फ्लास्क यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब इसमें करना क्या है आपको कि अम्ल बनाने के लिए चित्रानुसार जो भी मैंने चित्र दिखाया था उसके अनुसार एक आसवन फ्लास्क में 35 ग्राम तो क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल तथा 40 ml जो है निर्जल जो ग्लिसरीन होता है उसका मिश्रण ले लेंगे, यानी कि 35 ग्राम का ऑक्जेलिक अम्ल तथा 40 ग्राम जो है निर्जल ग्लिसरीन का मिश्रण आप लेकर के इसको 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बालू उष्मक पे गर्म करते हैं। यदि CO2 निकलना बंद हो जाए तो फिर ऑक्जेलिक अम्ल के कुछ क्रिस्टल मिश्रण में मिला देते हैं। मतलब जब CO2 इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जब ये गैस बाहर निकलना बंद हो जाए या कोई गैस जो इसके अंदर से निकल रही है उसका निकलना यदि बंद हो जाता है तो आप इसमें क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल्स जो है वो किसके ऑक्जेलिक अम्ल के मिला देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नहीं ऑक्जेलिक अम्ल के मिला देंगे। और इस प्रकार जो फॉर्मिक अम्ल और जल का जो मिश्रण है उसको आसुत के रूप में ग्राही फ्लास्क में आप एकत्रित कर लेंगे। तो इसमें क्या भरा हुआ है, ऑक्जेलिक अम्ल तथा ग्लिसरॉल जो निर्जल ग्लिसरीन है उसका जो है मिश्रण भरा हुआ है। मिश्रण भरा हुआ है तो आप इसको बालू उष्मक पे 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। गर्म करने पर यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सारी निकल जाएगी, अच्छा 110 डिग्री सेल्सियस जो है इस थर्मामीटर से आप नाप करके सेट कर सकते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल और डाल देंगे आप, और फिर क्या करेंगे, जल संघनित्र की सहायता से फॉर्मिक अम्ल का जो जलीय विलयन है उसे ग्राही फ्लास्क में आप एकत्रित कर लेंगे। तो ये प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करने की विधि है। अब ये जो अभिक्रिया है वो निम्न पदों में होती है बेटा। कि अभिक्रिया कौन कौन से पदों में होती है, पहले तो आप क्या करेंगे, ग्लिसरॉल लेंगे, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में करवा करके इस प्रकार से यहाँ से H2O का रिमूवल करवा देंगे और आपको ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट प्राप्त होगा। ये यौगिकोत्पाद ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट जो है वो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट बनाएगा तथा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। अब ये जो ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट है इसका आप जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन में क्या होगा कि जल अपघटन का जो जल का एक अणु है वो OH जो है वो इसको देकर के यहाँ से आपको जो है फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा तथा ये ग्लिसरॉल जो है वो वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जल अपघटन करवाने पर आपको फॉर्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब ये जो फॉर्मिक अम्ल मिला है बेटा ये शुद्ध तो है नहीं, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध फॉर्मिक अम्ल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से करवाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल में जल मिश्रित रहता है। जल और फॉर्मिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो लगभग बेटा समान ही होता है। अब इन्हें आसवन द्वारा जो है पृथक नहीं किया जा सकता। अगर क्वथनांक अलग होता तो हम आसवन करवा करके इसको पृथक कर लेते। तो फॉर्मिक अम्ल जो है इससे जल को पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल और जल के मिश्रण को उबालकर लेड कार्बोनेट या लिथार्ड जो कि लेड ऑक्साइड होता है इसको मिला करके उदासीन कर लेते हैं, जिससे लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल बन जाते हैं और विलयन जो है गर्म विलयन को छानकर द्रव को ठंडा करने पर लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ है, फॉर्मिक अम्ल लेड कार्बोनेट के साथ में मिलकर के जल अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी और लेड फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। अभी भी फॉर्मिक अम्ल नहीं मिला है। अब इस लेड फॉर्मेट का क्या करेंगे, लेड फॉर्मेट को फिर आगे ट्रीट करवा करके इसका अपचयन करवा करके आप फॉर्मिक अम्ल अलग प्राप्त कर लेंगे और लेड जो है वो अलग यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। औद्योगिक निर्माण की विधि, अब औद्योगिक निर्माण की विधि में क्या होता है कि 473 केल्विन ताप तथा 6 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसके जलीय विलयन NaOH में प्रवाहित करने पर सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होती है। देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में NaOH मिलाकर के आप 473 केल्विन तथा 6 से 10 वायुमंडलीय दाब पर आप इसको ट्रीट करवाएंगे तो सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। ये सोडियम फॉर्मेट जो है इसका जो है आप तनु H2SO4 की उपस्थिति में आसवन करवाएंगे तो आपको फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल अलग प्राप्त हो जाएगा तथा सोडियम सल्फेट अलग प्राप्त हो जाएगा। अन्य विधियां कौन सी है इसे फॉर्मिक अम्ल को प्राप्त करने वाली, तो मिथाइल एल्कोहल की वायु की उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि आप करवाते हैं फॉर्मिक अम्ल तथा H2O आपको प्राप्त होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को भी यदि वायु के साथ में अगर आप ट्रीट करवाते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में तो वही आपको फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। मिथाइल एल्कोहल का Na2Cr2O से सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में H2SO4 के साथ में मिलाकर के इसका ऑक्सीकरण करवाने पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन द्वारा वापस आपको फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित होता नजर आता है। भौतिक गुण इसके देखेंगे, ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त जो है द्रव होता है जिसका क्वथनांक 373.5 केल्विन तथा इसका जो गलनांक होता है 281.4 केल्विन का होता है। जल, एल्कोहल और ईथर में ये विलय हो जाता है। ये संक्षारक
होता है, यानी कि अगर आप इसको लोहे वगैरह पे डाल देंगे तो लोहे का क्या बन जाएगा, जंग लग जाएगा, और त्वचा के संपर्क में आने पर जो है ये अलग ही तरीके की जलन उत्पन्न करता है, जिससे फफोले भी उत्पन्न हो जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म इसके देखेंगे तो फॉर्मिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर अभिक्रिया कर लेते हैं तो भी सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करते हैं। सोडियम फॉर्मेट को अगर 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाया जाता है तो ये इस तरीके से सोडियम का ऑक्जेलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त कर देते हैं, तथा ऊष्मा NaOH के साथ में वापस गर्म करवाने पर ये हाइड्रोजन गैस अलग कर देते हैं और सोडियम कार्बोनेट यहाँ से अलग प्राप्त हो जाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके जल का निष्कासन करते हैं और फॉर्मिक अम्ल का अमोनियम लवण बना देते हैं, अमोनियम फॉर्मेट का निर्माण कर देते हैं, जो कि ऊष्मा द्वारा जल निष्कासन करके इस तरीके से अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जो है ये कैल्शियम फॉर्मेट का कैल्शियम इस तरीके से फॉर्मेट का निर्माण करते हैं, तथा ऊष्मा में इसको गर्म करवाने पर एल्डिहाइड में तथा कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाते हैं। और C2H5OH की उपस्थिति में अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं तो इस तरीके से एस्टर का निर्माण होता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2O में टूट जाते हैं, और ऊष्मा अगर 160 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाए तो CO2 तथा H2O में विघटित हो जाते हैं। फैलिंग विलयन में CO2O का लाल अवक्षेप देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। अमोनिया में AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाने पर ये सिल्वर अलग दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में विघटित हो जाते हैं। HgCl2 के साथ में CO2 और HCl का निष्कासन कर Hg2Cl2 बनाते हैं, जिसे बाद में वापस से फॉर्मिक अम्ल के 1 मोल के साथ में अभिक्रिया करवा करके आप जो है मरकरी अलग प्राप्त कर सकते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड तथा HCl के निष्कासन द्वारा। KMnO4 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर CO2 तथा H2O में ये घटित हो जाते हैं। इनके उपयोग क्या होते हैं? सूती कपड़ा और ऊन की रंगाई में इसे काम में लिया जाता है, रबड़ के स्कंदन में इसे काम में लिया जा सकता है, गठिया रोग में औषधि बनाने में भी ये काम में आता है, चमड़ा उद्योग में ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण में, प्रतिरोधी के रूप में, फलों के संचालन में, चमड़े के टैनिंग में, रबड़ के स्कंदन कारक के रूप में तथा निकल फॉर्मेट के रूप में, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल का प्रयोगशाला परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? अभी टॉलिन अभिकर्मक के साथ में रजत दर्पण देता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करवाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गैस है वो निकलती, जो परख नली के मुंह पर नीली लौ के साथ में जलती है। यदि परख नली के मुंह पे आप ज्वाला को लेके जाएंगे तो ज्वाला जो है उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन के साथ में फॉर्मिक अम्ल का उदासीन विलयन जो है वो लाल रंग का हो जाता है। अब बात करते हैं हम एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल को प्राचीन काल से ही सिरके का एक प्रमुख अवयव मानते थे। सिरके को क्या कहते हैं बेटा? एसिटम कहते हैं, और वहीं से प्राप्त ये अम्ल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो शरीर से निकलने वाले पसीने में इसकी भी अल्प मात्रा होती है तथा इसका रासायनिक नाम इथेनोइक अम्ल होता है तथा संरचना CH3COOH होती है। इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंडा करने पर ये बर्फ के जैसे क्रिस्टल, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 16.7 डिग्री सेल्सियस के रूप में जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अब एसिटिक अम्ल के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं? पहले हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। तो एथेनॉल की जो अभिक्रिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट या तनु H2SO4 के साथ में करवाने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इन दोनों का आप अभिक्रिया करवाएंगे तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट तथा H2O और नवजात ऑक्सीजन मिलेगी। ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल का क्या करवा देगी? ऑक्सीकरण करवा करके इसको एल्डिहाइड में परिवर्तित करवा देगी और इसका वापस से ऑक्सीकरण करवा करके इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देगी। औद्योगिक निर्माण की विधियों में आप देखेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल जो होता है, यह एसिटिक अम्ल के निर्माण की पुरानी विधि है। पायरोलिग्नियस अम्ल के द्वारा यदि आप एसिटिक अम्ल प्राप्त करते हो तो ये बहुत पुरानी विधि है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त जो भूरे रंग का जलीय आसुत पायरोलिग्नियस अम्ल आपको प्राप्त होता है, वो उसको लेकर के आप जो है उसके जो घटक है वो कौन कौन से, उसमें एसिटिक एसिड भी होता है बेटा, मिथाइल अल्कोहल भी होता है और एसीटोन भी होता है। अब इस एसिटिक एसिड को जो कि 8 से 10% इस पायरोलिग्नियस अम्ल में उपस्थित है, इसे हमको अलग करना है, अतः पायरोलिग्नियस अम्ल से उपरोक्त तीनों पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब क्विक विनेगर जो प्रक्रम है, इसमें आप देखेंगे यह एसिटिक अम्ल बनाने की एक आधुनिक विधि है जिसे जर्मन प्रोसेस भी कहा जाता है बेटा, जर्मन विधि भी कहते हैं। अब यह जो है वो सिरका बनाने की तीव्र विधि है। भाई जर्मन प्रोसेस है तो जल्दी जल्दी काम करेगी ऐसा माना जाता है। तो इस विधि द्वारा जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण जो है लगभग 1 सप्ताह में किया जा सकता है। 1 सप्ताह का भाई टाइम लगता है, जबकि जो अन्य पुरानी जो विधियां हैं उसमें एसिटिक अम्ल जो है वो 2 से
माह में बनती है, यानी कि 2 से 3 महीने का जो समय है वो रिड्यूस होकर के कैसा हो गया, लगभग 1 सप्ताह का समय बन गया है। तो इस विधि में लकड़ी के बने बड़े पीपोए जो डेग होते हैं उनमें जिनका शीर्ष और तल जो है छिद्रित होता है, उसके बीच में लकड़ी की छिलन के पुराने सिरके में भिगोकर भर देते हैं। अब लकड़ी की छिलन को पुराने सिरके में भर के उसमें बंद कर देते हैं और पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी जो जीवाणु होते हैं बेटा वो उपस्थित होते हैं और डेक में वायु प्रवाहित करने के लिए एक छिद्र दे देते हैं। अब क्या होगा आगे, किस तरीके से, यहाँ पर देख लीजिए आप सछिद्र ढक्कन वाला एक तख्ता लिया है, बाद में क्या किया है, इसके ऊपर 10 से 12% अल्कोहल डाल दिया है। अल्कोहल डाली है मतलब ये लकड़ी की छिलन है, लकड़ी का ये जो एक लकड़ी का ऐसा बॉक्स बना हुआ है, इसमें बहुत सारे छेद हैं बेटा। अब इस लकड़ी में आपने इसमें क्या भर दिया, आपने लकड़ी की छिलन भर दी है और वायु अंदर जाने के लिए यहाँ पर अलग अलग छेद बना दिए हैं। और ये सचित्र तख्ता है जिसमें ऊपर भी छेद है और यहाँ नीचे भी छेद है। क्यों है ये छेद, क्योंकि जब इसके ऊपर आप 10 से 12% अल्कोहल का विलयन आप डालते हैं तो क्या होता है, ये इस सछिद्र ढक्कन से इस लकड़ी की चिलन के ऊपर आते हैं, लकड़ी की चिलन के ऊपर इसमें आकर के ये अभिक्रिया करके जो है एसिटिक अम्ल जो है वो आपको प्राप्त कर देते हैं। और ये अभिक्रिया से एसिटिक अम्ल जो है वो हफ्ते भर में लगभग बनाया जा सकता है। तो किण्वन विधि से सिरका बनाने की एक विधि है जिसे हम अभी देखो आगे विस्तार में पढ़ते हैं। तो एथिल अल्कोहल की जो तनु विलयन है उसमें किण्वन में सहायक अमोनियम फॉस्फेट व अन्य कार्बनिक लवण मिलाकर डेक के ऊपर से धीरे धीरे डालते हैं, जैसे कि यहाँ से डल रहा है, यहाँ से जो धीरे धीरे डल रहा है ये धीरे धीरे आप जो है डेक की सहायता से इसके अंदर डाल देते हैं एवं नीचे से धीरे धीरे वायु भी प्रवाहित करवाते, जो छिद्र बने हुए थे उसमें से धीरे धीरे जो है आप वायु प्रवाहित करते हैं। फलस्वरूप अल्कोहल जो है वो माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु की उपस्थिति में वायु तथा एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। प्राप्त एसिटिक अम्ल जो है इसको डेक की तली में लगी टोंटी के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। प्राप्त एसिटिक अम्ल को पुनः डेक में वापस डाल देते हैं, वापस यह कार्यक्रम चलेगा तथा यह प्रक्रम कई बार दोहराया जाएगा जिससे एसिटिक अम्ल का 6 से 10% विलयन प्राप्त होगा। यानी कि अभी भी आपको 100% इसमें से एसिटिक अम्ल प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ कितना प्राप्त हुआ है, 6 से 10% विलयन ही यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस विलयन को सिरका कहते हैं और सिरके से शुद्ध एसिटिक अम्ल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह भी जो विधि है इससे भी जो है आप शुद्ध एसिटिक अम्ल प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ सिरका ही आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो एसिटिलीन से किस प्रकार से आप सिरका एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, तो एसिटिलीन को लगभग 1% मर्क्यूरिक लवण तथा उत्प्रेरक युक्त H2SO4 के तनु विलयन में 333 केल्विन ताप पर यदि प्रवाहित किया जाएगा तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी कि इतना काम करवाने पर एसिटिलीन की H2O के साथ में अभिक्रिया करवाने पर तनु H2SO4 तथा 1% जो है वो H2SO4 या मर्क्यूरिक लवण का इस्तेमाल करके आप जो है एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। अब मैंगनीज एसीटेट जो है, मैंगनीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाने पर आपको यह एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे आप किसकी उपस्थिति में, मैंगनीज एसीटेट की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। मिथेनॉल से इसे कैसे प्राप्त करेंगे, मिथेनॉल की अभिक्रिया जो है रोहिडियम या रोडियम उत्प्रेरक जो है उसकी उपस्थिति में आप करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसके भौतिक गुण क्या हैं, ये भी रंगहीन होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। आपने सिरका सूंघा होगा। जल, अल्कोहल, ईथर वगैरह सभी में ये सभी अनुपातों में विलय होते हैं। एसिटिक अम्ल जो है उसका 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ के समान क्रिस्टल बन जाते हैं। इसका क्वथनांक जो है वो 118 डिग्री सेल्सियस बर्फ के समान क्रिस्टल बनने की वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। सल्फर, आयोडीन तथा अनेक कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक होता है और जल से भारी होता है। इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.045 होता है। इसके रासायनिक गुणधर्म देखें तो एसिटिक अम्ल जो है वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ में 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाने पर कीटीन देता है। यूजेस देखेंगे तो सेल्यूलोज एसीटेट के निर्माण में, कार्बनिक विलायकों के रूप में, रबड़ के स्कंदन, रंग, कागज उद्योग में, धातु एसीटेट के निर्माण में, एसिटिल क्लोराइड, एसिटेमाइड, एसीटोन वगैरह के निर्माण में, सिरके के रूप में 6 से 10% जो एसिटिक अम्ल होता है उसी को सिरका कहा जाता है बेटा। अचार में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह डालने में, या जो हम टमाटो केचप वगैरह खाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लवण के रूप में इसका उपयोग औषधि, पेंट वगैरह में भी किया जाता है। लेटेक्स में, रबड़ के उत्पादन में तथा दूध से कैसीन प्राप्त कर, दूध से जो कैसीन प्रोटीन होता है उससे प्राप्त करने में, तथा CH3COOH लेटेक्स से रबड़ का स्कंदन कर देता है। प्रयोगशाला में अभी
हानिकारक तथा विलायक के रूप में भी यह इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोगशाला परीक्षण यदि आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे? इस अम्ल में से सिरके जैसी गंध आती है। पहली बात तो गंध परीक्षण करेंगे। दूसरा, परीक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल का NaOH के साथ में उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल है। ये क्या करेगा? 3 मोल आपको लवण के देगा, जिसे आप FeCl3 के साथ में अभिकृत करवा करके फेरिक एसीटेट का लाल रंग प्राप्त हो यदि होता है तो एसिटिक अम्ल है, नहीं प्राप्त होता है तो एसिटिक अम्ल नहीं है, और NaCl यहाँ से मुक्त हो जाता है। थोड़े से एसिटिक अम्ल को यदि अल्कोहल के साथ में कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाकर थोड़ा गर्म करा जाए तो फलों जैसी गंध यहाँ से प्राप्त होती है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है? बेंजोइक अम्ल एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ही COOH समूह जुड़ा हुआ होता है, जिसका सामान्य सूत्र C6H5COOH होता है और संरचना इस प्रकार की आप देखते हैं। इसके निर्माण की विधियां देखिए। टोलुइन के साथ में टोलुइन का आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कोबाल्ट एसीटेट या मैंगनीज एसीटेट के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको 2 मोल जो है वो बेंजिक अम्ल के प्राप्त हो जाएंगे, बेंजोइक अम्ल के। बेंजोट्राइक्लोराइड के साथ में भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका अपघटन करवा दीजिए। अपघटन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तथा आयरन की उपस्थिति में H2O आप इसमें मिलाएंगे तो ये जितने भी क्लोरीन है ये यहाँ से इस प्रकार से अलग प्राप्त हो जाएंगे। ये कार्बन से जुड़े हुए सारे क्लोरीन जो है वो OH के रूप में अलग हो जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएगा और H2O यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आपको इस प्रकार से H2O का निष्कासन हो जाएगा तथा डबल बॉन्ड से जुड़ करके एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देंगे। प्रयोगशाला विधि देखेंगे तो बेंजोइक अम्ल का निर्माण जो है वो बेंजिल क्लोराइड के क्षारीय KMnO4 द्वारा जल अपघटन से भी किया जाता है। इससे पहले क्या करेंगे? बेंजिल अल्कोहल बनता है जो बाद में ऑक्सीकृत होकर के आपको बेंजोइक अम्ल देता है। कैसे? KMnO4 जो है वो KOH के साथ में अभिक्रिया करके K2MnO4 में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? बेंजिल क्लोराइड के साथ में पहले जल की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ये अल्कोहल प्राप्त होगा, है ना? बेंजिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा तथा HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बेंजिल अल्कोहल जो है वापस से ऑक्सीकृत होकर के बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक गुणधर्म देखेंगे। ये भी रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा। जल में ये अल्प विलय होते हैं, इसका कारण बेंजीन विलय है, परंतु गर्म जल, बेंजीन तथा ईथर में ये विलय हो जाते हैं। गलनांक जो है 121 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है। अपने गलनांक पर ये ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब आप समझते हैं। इसकी वाष्प को सूंघने पर छींक या खांसी उत्पन्न हो जाती है। रासायनिक गुणधर्म इसके देखें तो COOH समूह जो है वो दोनों ही की अभिक्रिया कौन सी? बेंजोइक अम्ल जो है बेंजीन विलय तथा COOH समूह दोनों की ही अभिक्रियाएं देता है। कैसे देता है? तो बेंजोइक अम्ल जो है अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके बेंजोइक अम्ल का एस्टर बना देते हैं। RNH2 के साथ में अभिक्रिया करके RNH बेंजोइक अम्ल का एमाइड बना देते हैं। बेंजोइक अम्ल जो है वो PCl5 के साथ में अभिकृत होकर के इस तरीके से बेंजोइल क्लोराइड बना लेते हैं। P2O5 के साथ में अभिक्रिया करके ये बेंजोइक अम्ल का एनहाइड्राइड आपको प्राप्त होता है। इसके यूजेस देखेंगे, उपयोग क्या है इसका? रंजक के रूप में, रोगाणुरोधक के रूप में, औषधि का काम करता है, फलों के संचालन में, बेंजीन के निर्माण में, भोजन की संरक्षण में और कृत्रिम रंगों के निर्माण में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो महत्वपूर्ण डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों? क्योंकि इसमें 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं। रासायनिक जो सूत्र है इसका COOH दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, या फिर इसको C2O4H2 भी लिखा जाता है और रासायनिक नाम जो है इसका इथेन डाइओइक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है? तो भाई सुक्रोज के ऑक्सीकरण द्वारा इसे बनाते हैं। सुक्रोज का जो है ऑक्सीकरण करवाएंगे आप सांद्र HNO3 तथा V2O5 की उपस्थिति में, तो आपको 6 मोल जो है ऑक्जेलिक अम्ल के प्राप्त होंगे। सोडियम फॉर्मेट से आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो सोडियम फॉर्मेट के 2 मोल लेकर के 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाने पर भी आपको सोडियम ऑक्जेलेट मिलेगा। सोडियम ऑक्जेलेट जो है वो बाद में ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे जल में घोलकर तथा विलयन को ठंडा करने पर जल योजित ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होंगे और ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की यह एक औद्योगिक विधि है। इसके गुणधर्म क्या है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। जलीय विलयन में इसका क्रिस्टलीकरण करवाने पर आपको हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होगा जो कि रंगहीन क्रिस्टल होगा। जलीय योजित जो ऑक्जेलिक अम्ल है जो सोडियम ऑक्जेलेट से प्राप्त हुआ था, इसका गलनांक 101.5 डिग्री सेल्सियस है। निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल का गलनांक जो होता है वो 189.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जल तथा अल्कोहल में विलय होता है परंतु ईथर में अविलय होता है और यह एक विषैला यौगिक होता है। रासायनिक गुणधर्म इसके देखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि ये यहाँ से 2H+ मुक्त करवा करके ऑक्जेलेट आयन में परिवर्तित कर देता है 2 पदों में, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवा करके सोडियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है। NOH के साथ में भी अभिक्रिया
अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट का निर्माण करता है, जो कि बाद में वापस अगर NaOH के साथ में ट्रीट करवाया जाए तो सोडियम ऑक्जेलेट में परिवर्तित हो जाता है। H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 के रूप में विघटित हो जाता है। C2H5OH यानी कि अल्कोहल के साथ में तथा सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एथिल ऑक्जेलेट में परिवर्तित हो जाता है। एथिल ऑक्जेलेट के साथ इस प्रकार से डायऑल के साथ में आप इसको गर्म करवाते हैं तो एथिलीन ऑक्जेलेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जिंक तथा H2SO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाने पर यह ग्लाइकोलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लिसरॉल के साथ में 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह क्या बना लेता है, फॉर्मिक अम्ल बना लेता है, जो कि फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करने की भी एक विधि है। 260 डिग्री सेल्सियस पर इस तरीके से एलिल अल्कोहल के साथ में एलिल अल्कोहल का निर्माण ये कर लेता है। 2 मोल PCl5 के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्जेलिल क्लोराइड का निर्माण करता है तथा POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड यहाँ से अलग प्राप्त हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सोडियम ऑक्जेलेट H2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अमोनियम ऑक्जेलेट बना लेता है, जो बाद में कैल्शियम क्लोराइड के साथ में मिक्स होकर के श्वेत अवक्षेप देता है, किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। नीले लिटमस के साथ में लाल रंग देता है, जो कि इसका अम्लीय परीक्षण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड के साथ में दो जो स्टेप्स है उनमें ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करके देता है। C2O4 H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट तथा मैंगनीज सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रंगहीन पदार्थ होता है तथा 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के तथा 8 मोल H2O के यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। इसके उपयोग देखेंगे, अभिकारक के रूप में प्रयोगशाला में काम करते हैं। आयतनी जो विश्लेषण होते हैं जो उसमें भी आप पोटेशियम परमैंगनेट के निर्धारण में इसे काम में लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो एल्किल अल्कोहल तथा कार्बनिक यौगिकों के बनने से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल और एलिल अल्कोहल वगैरह बनाने में भी इसका काम में लिया जाता है। अपचायक के रूप में नीली स्याही के निर्माण में ऑक्जेलिक अम्ल के एंटीमनी लवणों का उपयोग जो है छपाई तथा रंगाई में रंग बंधक, ताकि रंग जो है वो धोने पर छूटे ना, उनके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक है, विरंजन में भी इसे काम में लिया जाता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।